नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपकी सीरीज चलाई जा रही है और 25-25 क्वेश्चन स्पेशल मैथ के करवाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप अपने आप को चेक करना है कि आप अपने आप कहाँ पे हैं, अभी अभी आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है, तो आप आइए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आप हैं कहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। और एक चीज और है, जो तरीके हम बता रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आपको बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सीरीज है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार समांतर षटफलक को दो आसन भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, समांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है। समांतर षटफलक के विकर्ण, एक चीज आप ध्यान देना, विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण की लंबाई, अगर डायगोनल विकर्ण की लंबाई देखते हैं, समांतर षटफलक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? घनाभ होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहे। तो यानी यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता है, ऊंचाई कैसे पता करेंगे? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 गुना एल बी बी एच एच एल, और ये बराबर कितने को होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 22 दिया है। तो यहाँ से देखेंगे एल बी का मान देखो, एक दिया है और एक क्या दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ पर 1 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस 1 गुणे एच हो जाएगा, यानी ये भी एच ही रहेगा ना, एल बी बी एच है। तो अगर आप देखोगे यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इधर आ जाएगा, 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9। 1 एच यहाँ है, 2 एच यहाँ है, कुल मिला के कितने एच बनेंगे? 3 एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3। यहाँ से आपको डायगोनल बताना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका? 14। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी होगा। सवाल में कुछ नहीं था, बस सवाल आपको लगाना आना चाहिए था। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। आदमी की जो चाल है, आदमी की चाल, वो मैन की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बट जो धारा की चाल, धारा मतलब वाटर की जो चाल है, वो दिया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, जब आप धारा के साथ तैरोगे तो आपकी चाल और ज्यादा काम करेगी, और जब आप धारा के विपरीत तैरोगे तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धारा की चाल कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 2 किलोमीटर। आदमी की चाल क्या है? 4। तो अगर आप देखो किस दिशा में उसे जाना है? 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाना है। तो धारा के विपरीत अगर 10 किलोमीटर जाना है तो दूरी बट्टे में क्या हो जाता है? चाल। चाल कितना काम करेगा? विपरीत जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर, तो यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 घंटे आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 5 घंटे। बात समझ रहे ना आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर इतनी हो जाए। देखो यहाँ ब्याज की जो दर है 4% से घटकर इतनी हो जाती है, तो उसका जो शुद्ध वार्षिक लाभ है इतने रुपए कम हो जाता है, यानी 0.25% की कमी हो गई है। जब 4 से इतना हो गया तो मतलब 2.5 की कमी हो गई, तो इतने रुपए कम मिल रहे हैं। अगर हम पूछे 25% बराबर क्या हो जाएगा? 2 रुपये दशमलव इधर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 4800 हो जाएगा। मैं पूछूंगा एक बराबर, सॉरी 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100%। 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से इधर गुणा करो, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 3 19, यानी जो उसका शुद्ध लाभ होता, शुद्ध वार्षिक आय होती इतनी होती। ये वार्षिक, लेकिन हमसे पूंजी पूछ रहा है, और ये 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा किया है, यानी इसने आयकर देने के बाद ये पूंजी पूछ रहा है। तो 4 पैसे यानी 4 दिया होगा 100 पैसे में दिया, यानी 25% आ जाएगा, यानी 1 बटे क्या आ जाएगा? 25। 4% आ जाएगा, 4% के बाद 1 बटे 25 होता है, यानी 1/24 इसमें वृद्धि कर देंगे हम। 1/24 जब आप वृद्धि कर दोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो 25 में कितना, मतलब 24 का मान पूछ रहा है, 1/24 यहाँ से लेस कर देना आप, तो 24 अट्ठे इतना होता है, 8 24 अट्ठे हो जाएगा इतना। तो अगर हम जोड़ देंगे तो 2000 आ जाएगा, 92
2000 सॉरी 20,000, यानी उसकी जो वार्षिक का पूंजी रही होगी, कुल पूंजी जितना लगाया होगा, पूंजी उसकी कितनी रही होगी? 20,000 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की आबादी प्रति वर्ष 2 दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, यानी 2 वर्ष पहले आबादी इतनी थी और वर्तमान आबादी क्या होगी, ये पूछ रहा है वर्तमान आबादी। ठीक है, क्वेश्चन दिया एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है? आप ये बताओ, 2 वर्ष अगर पूर्व 10,000 आबादी थी, 10,000, आप बताओ पहले वर्ष 20% घट गया, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? आप बताओगे 1% 1,000, सॉरी 10% 1,000 होगा, 20% हो जाएगा 2,000। अगर आप 2,000 घटा दोगे तो अब आबादी कितनी हो जाएगी? 8,000। और ये एक ही बार नहीं करना है, पुनः 20% और घटाना है। इसका 20% क्या हो जाएगा? 10% 800, 20% क्या हो जाएगा? 1,600। तो आप 1,600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6,400। यानी वर्तमान में 2 वर्ष घटने के बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 6,400। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5। अच्छा ये बताओ, कोई त्रिभुज 3, 4, 5 के अनुपात में तो कौन सा त्रिभुज होगा? आप बताओगे समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 72, तो ये 1/2। अगर हम मान लेते हैं एक भुजा 3x 4x 5x हो, तो 3x और गुणे क्या हो जाएगा? ये 4x, और यही कितने का हो जाएगा? ये 72 के हो जाएगा। आप जानते हो ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये हो जाएगा 6x² बराबर कितना हो जाएगा? 72 के। अगर मैं पूछूंगा x² बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 12। x बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओगे √12, यानी 2 क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा x का मान आएगा। अगर हम पूछे भुजा कितनी होगी, तो आप बताओगे 2/3 6√3। अगली भुजा क्या हो जाएगी? 4 दूना 8√3। अगली भुजा क्या हो जाएगी? 5 दूना 10√3। बात समझ में रही है? ये तो हमारी भुजाएं हो जाएंगी। ये कह रहा है इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप कितना है? 10 8 18 6 24, यानी 24√3 आ जाएगा। यही जो 24√3 इसका जो परिमाप है, वो यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप जानते हो, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल होता है। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी इतना रहे तो भुजा कितनी रहेगी? 3 से आप भाग दे देना, कितना आ जाएगा? आप बताओगे 3 8 24, यानी 8√3 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी आ जाएगी? 8√3। आपसे कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ये क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4। भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा? 8 × 64, और गुणे में क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। वर्ग की हो ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से यानी 16, 16 क्या 48, 48√3 आ जाएगा। यानी उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग? सेम सवाल ऐसे ही लगाना है। हाँ, ये सवाल क्या दिया है? केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं। यानी एक वृत्त की त्रिज्या 2 है, इस वृत्त की त्रिज्या 2 है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु सी पर स्पर्श कर रहे हैं, ये कह रहा है। और केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्तों को डी और ई पर, यानी केंद्र सी है और यही सी पर स्पर्श किया। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 2 यूनिट, और ये इन दोनों को डी और ई पे स्पर्श कर रहा है। अब ये यहां से अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये इसको मिला दूं और ये इसको मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या होगा ना, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी? ये समांतर भुजा रहेगी। यानी यहाँ पर ए बी समांतर हो जाएगा किसके? डी ई के।
और सिर्फ समांतर ही नहीं होगा, जब भी ऐसा तीन ट्रायंगल एक दूसरे को इस कंडीशन में स्पर्श करते हैं तो ये जो होता है DE A/2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप ये बताओ, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 4, तो ये कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और ये पूरा कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमसे कह रहा ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी समांतर भुजा एक ये है और एक ये है, इन दोनों समांतर भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा 6, और समांतर भुजाओं का योगफल एक चीज और करना पड़ेगा, इनटू हाइट होता है, तो हाइट का मतलब ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। ये अगर इसको यहाँ से ऐसे ये लंब डाल देंगे तो मेरे भाई ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, अब इधर 1 बचेगा और इधर 1 बचेगा, अगर ये 1 बचेगा तो ये 2 है, तो ये चीज निकालने के लिए देखो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 4 के वर्ग में से 1 निकाल दोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 इतना अंडर रूट क्या हो जाएगा, हाइट का हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ गया, तो यहाँ पे इतना गुणे अंडर रूट 3 लिख देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आप देख के लगाएंगे तो लगा ले जाएंगे। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। यहाँ पे आपसे ये चेक कर रहा है, मान लो एक गोले की त्रिज्या r1 और एक गोले की त्रिज्या r2 हो तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। दूसरा होता है अर्धगोले का 2/3 पाई r क्या हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये r1 है और ये r2 है, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अगर आप देखोगे r1 की घात 3 बटे r2 की घात 3, ये बराबर r1 बटे r2, तो ये हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ये 2। अब देखोगे अगर ये चीज इधर आएगा, एक करड़े करोगे तो एक ही आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा 2, अब ये रूट नहीं करड़े हो जाएगा, यानी 1/3 क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी सही होगा। कुछ नहीं करना था, इसमें फार्मूला आपको याद है कि नहीं, यही चेक करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये सवाल देखो, जब कोई कंडीशन ना दिया रहे तो आप कुछ भी मानो बट एक आना चाहिए, अगर यहाँ एक आ जाए तो आपका आंसर, जैसे इसको 1 मान लो इसको 0 मान लो तो रखोगे तो आपका 1 मान आ जाएगा, एक ही आएगा तो के का मान यहाँ से 1 ही आ जाएगा, ऐसे रख दो। या तो अगर ये तरीका नहीं पता है तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ये a प्लस b और ये बराबर कितने के हैं 1, क्योंकि अगर मैं दोनों पक्षों का क्यूब करूंगा तो 1 की घात 3 1 ही हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab बराबर 1, और इसका मान दिया है क्या है k, और ये k का मान पूछ रखे बराबर क्या आ गया 1, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उससे बाहर हो तो त्रिभुज होता है, किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र आप जानते हो समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, न्यून कोण त्रिभुज में भी अंदर रहेगा, समकोण त्रिभुज में आपको पता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के बाहर होता है, यहाँ पे आएगा कहीं, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, दिया 25x प्लस 75y बराबर 225 है तो x बराबर 9 ग्राफ के किस बिंदु पर मिलते हैं। आपको एक मान दे ही दिया है, x बराबर 9 है, y का मान निकालना है, x का मान रखोगे यहाँ पे तो 25 गुणे 9 करोगे तो 225 आ जाएगा, और प्लस 75y और बराबर कितना है 225, ये आएगा घट जाएगा तो 75y बराबर कितना आ जाएगा 0, y बराबर क्या आ गया 0, y का मान अगर 0 आ गया तो आपका बिंदु कौन बनेगा, x 9 हो जाएगा और ये 0 9 0 हो जाएगा, 9 0 कौन सा बन रहा है, बी वाला ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाँ इस टाइप का सवाल जब भी बने, इन दोनों का गुणनफल अगर 1 हो रहा है इस कंडीशन में तो इनके कोणों का योगफल 90 होगा तभी 1 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 23 है तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना होना चाहिए 67, तभी जाके 90 होगा, अगर ये 1 आया तो इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इस सवाल को आप देख लेना अच्छे से,
और मैं कह रहा हूं आप स्पीड से कराने का मतलब यही है कि आप अपने आप को चेक करो आप हो कहाँ पे। 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। इसका मतलब ये था, देखो मेरे पास एक खंभा था, ये खंभा था और यहाँ से ये टूट कर ऐसे आके पृथ्वी पर लग गया, ठीक। और हम मान लेते हैं यह ऊंचाई से टूटा है और ये 30 अंश के कोण पर बन रहा है। अगर ये 30 है तो मेरे भाई ये 90 होगा और 90 और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये पूरा खंभा कितना होता 15 और इतना इसमें एच होता और ये टूट गया होता तो ये 15 माइनस क्या बचता, ये एच बचता, ठीक है। 15 माइनस एच बचता तो ये भी क्या हो जाता 15 माइनस एच हो जाता। एक जब भी आप ऊंचाई दूरी आप पढ़ोगे, ऊंचाई दूरी में बस एक ही रेशियो याद करना होता 30, 60 और 90। इसी में बहुत सारे सवाल लगेंगे। और एक होता 45, 45 और 90, एक ये होता। और एक होता 15, 75 और 90। ये 3 रेशियो याद करने से आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे एक 30 अंश के सामने वाली भुजा अगर एक है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा इसकी अंडर रूट 3 गुनी हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा 2 गुनी हो जाएगी। ये रेशियो होता है 60, 30, 90 में। आप ये बताओ, यहाँ से हमें एच का मान निकालना है। 30 अंश के सामने भुजा एच है तो 90 अंश के सामने क्या हो जाएगा 2h, यानी 2h बराबर कितने की हो जाएगा आप बताओगे 15 माइनस क्या हो जाएगा एच। एच इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3h, 3h बराबर कितना हो जाएगा 15। एच बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5, यानी 5 फीट की ऊंचाई से टूट गया था, ठीक है। बात समझ रहे हो ना ये। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 2 लाइन का सवाल है, ऐसे सवाल आप लगाइए। 2 त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है जिनमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, DE 8 सेंटीमीटर है। तो ABC और DE, देखो ABC का क्षेत्रफल DE का क्षेत्रफल क्या होगा, AB के स्क्वायर के बराबर होगा, AB भुजा के स्क्वायर और DE भुजा के स्क्वायर के बराबर। अगर समरूप है तो इनका क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो AB का मान कितना दिया है 10, 10 का मान कितना हो जाएगा 100। DE का मान कितना दिया 8, 8 क्या हो जाएगा 64। कैंसिल आउट करोगे 4 से, ये 25 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा ये 16। तो आप बताओगे 25 अनुपात क्या हो जाएगा 16। सवाल, कुछ सवाल तो माइंड में ही अपडेट करना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देखो, एग्जाम के अगर सवाल है तो उनको देखो आप कि इसे हम कैसे लगाना है, ऐसे इनको आपको पता होना चाहिए कि आपको इन्हें कैसे लगाना है, ठीक। अगला सवाल दिया है ए तथा बी, ए और बी एक काम को, अरे भाई ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं और इसके बाद बोल रहा है बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 60 दिन में कर रहे हैं, सी और ए इसी काम को कर रहे हैं 45 दिन में कर रहे हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता, पता नहीं क्यों पूछा जाता, सवाल में कुछ रहता नहीं है। अगर आप देखोगे 36, 60, 45 एलसीएम कितना आ जाएगा 180। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक काम इन लोगों को मिला और 180 खिलौने बनाने का, अगर ए और बी मिला करते हैं तो 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 36 पंचे 180, यानी एक दिन में 5 खिलौने बनाएंगे। बात समझ रहे हो। बी और सी अगर 180 खिलौने बनाए हैं 60 दिनों में तो एक दिन में बनाएंगे 3 खिलौने। सी और ए अगर बनाए 45 तो एक दिन में बनाएंगे 4 खिलौने। अब अगर हम ये बात बोले सबको जोड़ दे तो ए कितने ए हो जाएंगे 2 ए, बी कितने भी हो जाएंगे 2 बी और सी कितने सी हो जाएंगे 2 सी। इन सबकी क्षमता 5, 3, 8, 4 क्या हो जाएगा ये 12। अगर मैं बोलूंगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा 6। अब आपसे ये पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप बताओ मेरे भाई ए और बी की क्षमता कितनी है 5, ए बी सी की क्षमता क्या है 6, तो यहाँ से सी की क्षमता क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि इसका 5 है तो एक सी का होगा तभी 6 हुआ होगा। एक की क्षमता से 180 खिलौना बनाएगा कितना दिन लगाएगा आप बताओगे 180 दिन लगाएगा, ठीक है। एक दिन में एक खिलौना बनाए तो 180 खिलौना बनाने में कितना टाइम लगेगा 180। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, इस सवाल को देखो, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन मत रखो और रटो भी मत। 15:11 के अनुपात में, मतलब पहले 15 मजदूर थे, कटौती किया गया तो मजदूर कितने हो गए 11 हो गए। बात समझ रहे नहीं, कमी हो गई और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो गई। यानी अगर पहले 15 मजदूर में प्रत्येक मजदूर को 22 यूनिट मिल रहा था, 22 रुपए मिल रहा था, अब जब मजदूर कम हो गए प्रत्येक मजदूर को 25 रुपए मिल रहा है। अब बता कह रहा है इनकी नई मजदूरी क्या होगी, इनकी मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाएगी, यही कह रहा है किस अनुपात में घटाएगी।
देखो आप 11 दूनी 22, या तो ऐसा करो आप 15 गुणे 22 कर लोगे, अनुपाते 25 गुणे 11 कर लेना। 11 दूनी 22, 11 इक्के 11, 5 तिहाई 15 और 5 पच्चीस 25, यानी 6 अनुपाते 5, 6 अनुपाते 5 के अनुपात में घटाई गई, मतलब पहले 6 था, क्या कर दिया गया, एक गाड़ी खिलौने पर 400 रुपए अंकित है, यानी 400 रुपए अंकित है, 400 रुपए क्या है, अंकित। आपसे ये कह रहा है गणेश पूजा के दौरान 8% की छूट पर बेचा गया और वह दुकानदार 8% दूसरा को घोषणा करता है, 16% अकेली छूट की घोषणा करे तो उससे होने वाली हानि, यानी अगर आप 8% की 2 बार छूट देंगे, एक 8% और एक 8%, जब देखो 8 कितना हो जाएगा, 16 16 जो यानी 64, यानी 0.644% का आपको घाटा हो जाएगा। देखो जब 8% छूट देंगे 8% तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 का 8% और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.64% होगा, यानी 2 बार जब लगातार छूट निकाला जाता है तो ये इतना आ जाएगा, और एक 16% का छूट दिया गया, तो यानी जो घाटा होगा 0.64% का होगा। तो 0.64% इसका कैसे निकालोगे आप, यानी 400 गुणे 0.64 बटे में क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, तो 64 चौक क्या हो जाएगा, 256 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ रहे हो ना, ये सवाल में कुछ है नहीं, सवाल आप मुझमानी लगा सकते हैं इसे। एलेक्स अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% दो कर्मी छूट की घोषणा करता है, एक बार 30% छूट दिया तो मिला ये बचा 70 पर जब आप 30% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 और छूट मिल जाएगा, तो 21 और 30 कितना हो जाएगा, 51, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग, 1 बटे क्या हो जाएगा 4, 3% पर ब्याज मिलता है, सवाल में कुछ नहीं, जैसे बोले सेम वैसे लगा दो आप, 3% ब्याज। दूसरा 2/3 भाग, 2/3 भाग पर कितना परसेंट का ब्याज है, 5% का, गुणे क्या कर दोगे आप, 5% लिख दो आप, और प्लस शेष भाग, आप बताओ 1/4 भाग और एक बार है 2/3 भाग, तो 3 1 3 4 दूना 8, यानी 11/12 भाग हो गया, इतना हो गया, 12 भाग में से 11 भाग पर हो गया, तो बचा कितना, 1/12 भाग, 1/12 भाग पर कितना ब्याज मिल रहा है, 11% ब्याज मिल रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 प्लस 10 बटे क्या हो जाएगा 3 और प्लस 11/12, सबको 12 बनाओगे तो 3 से इधर गुणा करोगे और 4 से इधर गुणा करोगे, 12 है ही, 3 त्रिक 9, 11 में क्या हो जाएगा 20, और 20 और 40 क्या हो जाएगा, ये 60, 60 बटे क्या रखोगे मेरे भाई 12, 60/12 का मतलब क्या आ जाएगा, ये 5%, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। बात समझ रहे हो ना, सवाल में, इस सवाल में कुछ सोचना ही नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है और क्या नाम है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में आता है, जब भी सवाल है एकदम से मैं से लगा हुआ। ठीक, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत, पहले देखो गुणज का औसत कैसे निकालते, 3 का एक गुणज होगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद फिर 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 9, ये इसके 5 गुणज होंगे, तो अगर औसत निकालते हैं तो 9 1 10, 10 बटे में 2 क्या आ जाएगा 5, लेकिन ये 3 के गुणजों का बताना, तो 3 से आप गुणा कर देना, 3 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 15, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक ऑप्शन नहीं दिया बट इसमें 15 आएगा। जब भी प्रथम गुणज निकालना रहे तो 3 को ब्रैकेट के बाहर रखो, 5 विषम संख्या लिख दो लगातार, 5 विषम बोला है तो 5 लगा देंगे हम। अगला सवाल लिखिएगा, एक डिब्बे में ए तथा बी द्रव का मिश्रण है, 5:4 के अनुपात में 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बे में बी भर दिया गया, ए और बी का अनुपात कितना होगा, मूलतः डिब्बे में ए द्रव की मात्रा कितनी है, ए द्रव की मात्रा देखो 7 और 5 यानी 7 के मल्टीपल में होगा, तो 7 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन कौन सा, सी, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप डिटेल से लगाना चाहते हैं, डिटेल से लगाना चाहेंगे तो 5:7 है, और ये जब निकाला गया 9 लीटर तो ये 7 क्या हो गया 9 हो गया। बात समझ रहे कि नहीं, अगर आप डिटेल से लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से 4 यूनिट की वृद्धि हुई और 4 यूनिट की वृद्धि सीधे 9 के प्रभाव पर पड़ा, एक बराबर क्या हो जाएगा 9/4 बताओगे,
हमने एक यूनिट बराबर क्या निकाल लिया, 9/4। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे ना ये चीज, यहाँ पे अगर आप ये देखना चाहोगे एक यूनिट बराबर इतना, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 9 क्या कर लेंगे हम 4, यानी क्या हो जाएगा 4 के 12 यानी 9×27, यानी इस टाइम 27 यूनिट टोटल है। इसमें से कितना यूनिट निकाल दिया गया था, 9। अगर हम इसमें से 9 जोड़ देंगे यानी टोटल पहले कितना, इसमें कितना लीटर मिश्रण था, कितना लीटर आप बताओगे, 36 लीटर। 36 लीटर को ये कह रहा है कि 7:5 यानी 7/5 क्या हो जाएगा 7। हमसे ये पूछ रहा है ए वाले द्रव में कितना है, तो ए बटे कितना हो जाएगा 7/5 क्या हो जाएगा 12। 12 तो यही 36 7 क्या हो जाएगा आप 21 बता दोगे। आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, दोनों तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो छात्रों की 2 कक्षाएं तथा भी मिलने पर औसत अंक कितने इतने, औसत मिलाकर इतना हो गया। कक्षे ए और बी की संख्याओं का, अरे कुछ नहीं करना है, एक 25 दिया है और एक का क्या दिया 40 दिया है, मिला के औसत 30 हो गया। ये बताओगे 10 आ जाएगा और ये बताओगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 2:1 का अनुपात आ जाएगा, और क्या 2:1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ए के वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, ऐसे सवाल में हमेशा 1% की कमी आ जाती है, सब जानते हैं। अगला सवाल क्या है, किशन अपने में 30% भोजन पर व्यय करता है और 30% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करता है। यदि वह इन दोनों मदों पर इतना व्यय करता है, इतना व्यय करने का मतलब कितना व्यय है 33%। 33% बराबर क्या 2310 है। 1% बराबर क्या आ जाएगा 70। 100% बराबर क्या आ जाएगा 7000। और क्या पूछ रहा है उस महीने की कुल, तो 7000 आ जाएगा। और क्या सवाल में कुछ है नहीं। ये सवाल देखो, कुछ सवाल एकदम ऐसे आते हैं जो आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और उन्हें आप फटाफट कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें गलती आपको नहीं करना तो स्पीड से ही है, गलती नहीं करना। अगर आप गलती किए तो फिर समझ लो बहुत लोगों से नीचे भी चले जाओगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह 10 सेकंड में पार कर लेती है, गाड़ी की लंबाई बताइए। गाड़ी की लंबाई अगर किसी सिग्नल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी, यानी 10 सेकंड में पार कर रही है तो जितनी लंबाई होगी उतनी बराबर दूरी चली होगी। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा, 18 × 5 90 क्या हो जाएगा 25। 25 सेकंड 25 और 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी 10 की जगह 25 की 4 से 10 सेकंड में कितना दूर जाएगा 250 मीटर जाएगा। 250 मीटर कौन सा हो जाएगा, यानी लंबाई ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 250 मीटर ही होगी। ठीक, ये सवाल है। हाँ, इस सवाल में भी कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे 2160 में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उस पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। एक को 15 और एक का क्या है 9 है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब एलिगेशन लगाओ आप 9 और क्या हो जाएगा ये 15। आप बताओगे 3:5 बनेगा, 5 3 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2160, यानी 8 1 8 सॉरी 8 दूनी 16 8 7 56 270, यानी 27 81 81 किसमें दे रहा है और किसी में है ना, यही वाला सही आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका करेक्ट मूल्य यही होगा। ठीक, और सवाल बस सवाल इतना ही था। बात समझ रहे हो आप लोग। इतने सवाल को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं पर डे, कुछ नहीं करना, 20 से 25 मिनट आपको टाइम निकालना है। 20-25 मिनट निकाल के आप टाइम निकाल के अगर इन सारे सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपका मैथ से कोई शिकवा नहीं रहेगा, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैथ के सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले। एक चीज और ध्यान देना, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत होती है, ऐसे क्वेश्चन हम बना के लाते हैं, पहले टाइप करते हैं, फिर यहाँ पे लेके आते हैं, सेट करते हैं, फिर आपको पढ़ाया जाता है। एक क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है। ठीक है, और सारा काम हमें को करना रहता है, अकेले सारा काम करते हैं। ठीक है, कोई टीम नहीं, कोई नहीं कुछ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।